हेलो बच्चों। अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ठीक है, इसमें हम लोग उन टॉपिक्स पढ़ेंगे जो अभी तक छूट गए हैं। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनसे कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी है, आपके असाइनमेंट में भी है। क्लियर? तो क्या है, सबसे पहला है हमारा नोड एंड नोडल प्लेन। तो नोड के बारे में मैंने आपको आइडिया पहले ही दे दिया था कि नोड वो प्लेस होता है एटम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम लोग किससे निकालते हैं, साई स्क्वायर से। किससे निकालते हैं, साई स्क्वायर। साई क्या है, वेव फंक्शन ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मैं एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो उसी का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तब इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर साई स्क्वायर कहीं पे ज़ीरो हो जाए, अगर साई स्क्वायर कहीं पे ज़ीरो हो जाए तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, वही है रीजन और स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज़ीरो हो, या फिर जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही हो, ज़ीरो आ रही हो। ठीक, अगला है नोडल प्लेन। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेन होता है कोई भी एक प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। मतलब एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन पे कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए वहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी ना। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए ये आपके पास एक्स है, वाई है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और मैं ये बना दिया आपका पी वाई। तो पी वाई में देखिए जो एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, ये जो एक्स जेड प्लेन यहाँ पे पास हुआ है बीच में से, ठीक है, एक्स जेड प्लेन जो यहाँ बीच में से पास हुआ है वहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो क्या है, वो तो उस प्लेन के ऊपर है और उस प्लेन के नीचे है। ठीक है, उस प्लेन पे कहीं नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्स जेड प्लेन होगा, जो एक्स जेड प्लेन होगा वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और एक्स जेड प्लेन जो होगा वो पी वाई के लिए, ठीक है, एक्स जेड प्लेन जो होगा वो पी वाई के लिए क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। समझ में? ठीक है, तो इसको आप 3D में आप एज्यूम कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पी एक्स के लिए बनाता हूँ। ठीक है, ये पी एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और ये पीछे की तरफ आपका ये जेड जा रखा है। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन किधर हैं, या तो एक्स एक्सिस पे हैं या वाई एक्सिस पे हैं। लेकिन ये जो वाई एक्सिस से होते हुए जेड की तरफ जो प्लेन जाएगा ऐसे, ठीक है, उस प्लेन वो, क्योंकि वो प्लेन तो अब जाहिर सी बात है ये दोनों लोब्स के बीच में से निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो पी एक्स के लिए नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, वाई जेड। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप पी जेड के लिए नोडल प्लेन देखेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। ठीक है, तो ये है। अब टाइप ऑफ नोड यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप ऑफ नोड क्या होता है, ये डायग्राम का आप चिंता मत करिएगा, डायग्राम अभी आगे फिर से आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ नोड क्या होता है, टाइप ऑफ नोड दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड वो होता है नोड्स विच आर स्फेरिकल इन शेप, ऐसा नोड जो कि स्फेरिकल शेप का हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड होता है ना। न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल शेप का एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। मतलब इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो बीच वाला इलाका है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। ठीक है, अब किसी ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड हो सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, रेडियल नोड इक्वल टू, अगर आपको ऑर्बिटल का एन का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, तो एन माइनस एल माइनस वन, आप क्या निकाल देंगे उसका, रेडियल नोड। ठीक है,
दूसरा है आपका एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या है? नोड्स विच आर एंगुलर इन नेचर, दैट इज अलोंग एनी पर्टिकुलर लाइन और प्लेन। जैसे अभी प्लेन वाला हम लोग पढ़े थे, तो वो भी एक तरह का क्या है? एंगुलर नोड है। ठीक है, अगर कोई भी नोड किसी लाइन या प्लेन के अलोंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हमारा एंगुलर प्लेनर नोड ही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगुलर नोड की जो वैल्यू आती है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, वो बराबर होती है किसके? एल के। जो भी उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतने ही उसमें क्या होंगे? एंगुलर नोड होंगे। तो अब किसी भी ऑर्बिटल में कितने टोटल नोड होंगे? रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, तो n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो l से l क्या हो गया? कैंसिल, क्या बचा? n माइनस वन। क्लियर? कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब सबके लिए रेडियल नोड निकालना है, एंगुलर नोड निकालना है, टोटल नोड निकालना है। 1s, तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या है? 1, l की वैल्यू 0। ठीक है, और n माइनस एल माइनस वन है, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो रेडियल नोड 0, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो रेडियल नोड भी 0, एंगुलर नोड भी 0। तो 1s में टोटल नोड कितने आएंगे? 0 आएंगे। 2s में देखते हैं कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0 माइनस वन, कितना आएगा? 1। s के लिए अभी भी l की वैल्यू 0 है, तो टोटल नोड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 2p के लिए 2 माइनस एल, एल के p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस वन, कितना आ गया? 0। ठीक है, अब एंगुलर नोड l के बराबर होता है तो 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3s के लिए 3 माइनस 0 माइनस वन, तो हो जाएगा 2, और l की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, और 2 प्लस 0 ये कितना आ जाएगा? 2। 3p के लिए 3 माइनस वन माइनस वन, तो ये कितना हो गया? 1, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो टोटल नोड कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ठीक। अब जैसे हमारे 3D का निकालना है, तो 3D के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3D के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3, l की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो 3 माइनस 2 माइनस वन, कितना आएगा? ये 0। ठीक है, और l की वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2, तो टोटल सम कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 4f के लिए देखिए n की वैल्यू 4 है, और l की वैल्यू कितनी है? 3, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस वन, 0। ठीक है, l की वैल्यू 3 है, तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल नोड कितना आएगा? 3। ठीक है, अब इसको आप ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अब जैसे s ऑर्बिटल है। ठीक है, s ऑर्बिटल में कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता है। क्यों? या नोडल प्लेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए l की वैल्यू क्या है? 0। तो l की वैल्यू 0 है, जितनी l की वैल्यू होगी उतने ही एंगुलर नोड होते हैं। ठीक है, अब उसको आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड ये स्फेरिकल शेप का होता है। तो स्फीयर जो होता है वो सिमेट्रिक होता है हर तरफ। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा जहाँ से आप जिसको आप न्यूक्लियस के थ्रू पास कराएं और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या मिले? 0 मिले। तो एस में कभी भी आपको एंगुलर नोड नहीं मिलेगा। अब आते हैं रेडियल नोड पे। तो 1s में तो रेडियल नोड भी क्या होगा? 0 होगा। अभी ऊपर निकाले थे हम लोग। एंगुलर नोड भी कितना होगा? 0। रेडियल नोड 0 क्यों है? क्योंकि 1 माइनस 0 माइनस वन कितना आ रहा है? 0। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्फीयर के अंदर, ये जो ऑर्बिटल है, इस स्फीयर के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं दिख रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0। लेकिन अगर आप 2s में देखिए, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसको आप ऐसे ड्रॉ करिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो बीच वाला स्पेस है, यहाँ पे आप बहुत ही कम डॉट्स देख रहे हैं। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। मतलब ये एक स्फेरिकल रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो अगर आप फार्मूले से निकालें 2 माइनस 0 माइनस वन, तो ये भी कितना आता है? 1 आता है। तो रेडियल नोड यहाँ पे कितना होगा? 2s में 1 होगा। अगर आप 3s का बनाते, इस तरीके से, तो पहले आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पे ये आपका एंगुलर नोड होता है, पहला एंगुलर नोड। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फिर ये आपका दूसरा एंगुलर नोड हो जाता, फिर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है इस तरीके से। तो आपका जो इसमें 3s में जो एंगुलर नोड होता वो कितने होते? एंगुलर नोड 0 होता, रेडियल नोड कितना होता? 2 होता। ठीक, अब आते हैं p में।
तो पी में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अगर पी एक्स आप लेंगे, ठीक है, तो वाई जेड वाला जो प्लेन होगा वो आपका क्या होगा, एंगुलर नोड होगा। वाई जेड वाला मतलब इसमें एंगुलर नोड जो होगा वो कौन सा होगा, वाई जेड, ठीक है। पी वाई अगर लेंगे तो इसमें एंगुलर नोड कौन सा होगा, जेड एक्स, ठीक है। पी जेड अगर आप लेंगे, पी जेड अगर आप लेंगे तो क्या होगा, एंगुलर नोड जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स वाई, ठीक। तो एंगुलर नोड सब में सेम होगा, चाहे आप 2p लीजिए, चाहे आप 3p लीजिए, चाहे आप 4p लीजिए, कोई भी ले लीजिए। रेडियल नोड सब में वेरी करेगा, ठीक है। रेडियल नोड अगर आप निकालेंगे तो 2p में 2 - 1 - 1 0 आएगा, 3p में 3 - 1 - 1 1 आएगा, और 4p में 3 - 2 नहीं 4 - 1 - 1 ये कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको समझ भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2p बनाएंगे, मान लीजिए मैं ऐसे ले लिया, 2py ले लिया मान लो, ठीक है। तो 2py मेरा सिंपल इस तरीके से होगा, तो ये बीच वाला जो प्लेन जाएगा यहाँ से वो एंगुलर नोड होगा, रेडियल नोड यहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3py बनाएंगे, अगर आप 3py बनाएंगे तो उसमें एक रेडियल नोड भी आ जाता है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये जो बीच वाला एरिया यहाँ पे खाली बच जाता है यहाँ पे, वो आपका क्या है, रेडियल नोड है, ऐसे, ठीक। तो 3p में आपका एक रेडियल नोड आता है, ठीक है। अगर आप d में देखेंगे तो d में, d के लिए l की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसमें अगर आप एंगुलर नोड देखें तो अगर पहला तो है आपका dxy, तो dxy ये आपका किस प्लेन में होगा, xy प्लेन में होगा, ठीक है। तो अगर इसमें जो परपेंडिकुलर मैं प्लेन पास करूँ यहाँ से y से z की तरफ या x से z की तरफ, ठीक है, तो उस प्लेन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगुलर नोड होंगे वो कौन सा होगा, वाई जेड और एक्स जेड, ठीक है। अगर आप डी एक्स जेड की बात करें तो यहाँ पे जो एंगुलर नोड होंगे वो कौन सा होगा, वाई एक्स और जेड एक्स, ठीक है। डी एक्स जेड के लिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो एंगुलर नोड होगा वो होगा आपका एक्स वाई और जेड वाई, क्लियर। तो ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो समझने का एकदम क्लियर तरीका है, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई आप डी एक्स वाई के लिए अगर आपको रेडियल एंगुलर नोड निकालना है तो जो आपको नहीं दिया हुआ है, जैसे जेड नहीं है यहाँ पे, तो एक बार जेड को वाई के साथ लिख दीजिए, एक बार जेड को एक्स के साथ लिख दीजिए, ठीक है। जेड वाई जेड में देखिए क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो एक बार एक्स को वाई के साथ लिख दिया, एक बार एक्स को जेड के साथ लिख दिया, ठीक है। एक्स जेड में वाई नहीं है तो एक बार एक्स वाई, एक बार जेड वाई, क्लियर, ये है आपका, ठीक। उसी तरीके से अगर आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखेंगे तो इसमें तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे जो नोड होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो नोड होते हैं वो एक्स एंगुलर नोड एक्स और वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे होते हैं। बाकी तो अब रेडियल नोड तो वो तो स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है, न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे भी एंगुलर नोड कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन अगर आप डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे तो ये स्पेशल शेप का होता है, तो स्पेशल शेप का होने की वजह से अब यहाँ पे क्या जेड एक्सिस के लॉन्ग भी है और एक्स वाई प्लेन पे भी है, तो यहाँ पे आपको कोई नोडल प्लेन नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग इसको इस तरीके से बना देते हैं कोनिकल शेप का, ठीक है। गुड। अब हम लोग थोड़ा सा साई के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। साई जो था हमारा क्या था, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है ना उसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव को एक्सप्लेन करता है, ठीक। इससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मिलता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन मिलता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। तीसरा इन्फॉर्मेशन मिलता है इट ऑल्सो गिव्स आइडिया अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन वेरियस रीजन्स अराउंड न्यूक्लियस, कैसे, इसका स्क्वायर करके, ठीक है। और क्या पता करता है, साई इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आउट ऑफ विच फर्स्ट डिनोट रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड थीटा डिनोट्स एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या है,
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, ये आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा भी एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर, थीटा और फाई ना। जैसे मान लीजिए कि ये अगर ये आपको 3 एक्सिस में बना दूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूँ, तो इस पॉइंट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो एक्स वाई और जेड के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा है कि इसको हम लोग आर, थीटा और फाई के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से उसकी दूरी जो है वो आर होगी, ठीक है। जेड एक्सिस से जो उसका एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस से जो उसका एंगल होगा वो फाई होगा, ठीक है। तो ये भी तीन स्पेशल तरह के कोऑर्डिनेट हैं जिसके बारे में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे और बायोलॉजी वाले कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका साई जो है, इसको 2 टर्म में हम लोग डिनोट करते हैं, साई आर और साई थीटा एंड फाई। तो साई आर जो है वो रेडियल पार्ट है, वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस वगैरह बताता है, और दूसरा है साई थीटा फाई जो कि एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है, जो कि हमको ऑर्बिटल का शेप वगैरह बताता है, ठीक। अब जो रेडियल पार्ट है, ठीक है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है साइज हमको किससे पता चलता है, एन से, और एल का भी थोड़ा बहुत उसमें रोल होता है। तो रेडियल पार्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन और एल क्वांटम नंबर के ऊपर, और इट गिव्स ए आइडिया अबाउट साइज। और जो एंगुलर पार्ट है वो क्या करता है हमको, ये एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन एल एंड एम, एंड इट गिव्स आइडिया अबाउट शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एंगुलर पार्ट से हमको शेप पता चलता है और रेडियल पार्ट से हमको क्या पता चलता है, साइज़। अब कई बार आपको साई इस तरीके से लिख दिया जाता है, साई 420 ऐसे, ठीक है, या कोई भी नंबर यहाँ पे 3 नंबर लिख दिए जाएंगे। तो इसमें जो पहला नंबर होता है वो एन होता है, दूसरा नंबर एल होता है, तीसरा नंबर एम होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा ये कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स। तो इसमें सबसे पहला ग्राफ है साई वर्सेस आर, ठीक। तो एस और पी के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए 1s के लिए अगर आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। अब ग्राफ जाहिर सी बात है किसी न किसी मैथमेटिकल फंक्शन को ही लेकर बना गया होगा, लेकिन मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि अभी वो आपके लेवल पे नहीं बताया जा सकते हैं, आप चाहे तो उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या है, साई जो है साई वर्सेस आर बनाना है 1s के लिए। तो 1s के लिए साई वर्सेस आर बनाएंगे, तो साई की वैल्यू जब आर की वैल्यू कम होगी तो साई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है साई की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप 2s के लिए बनाएंगे ना, देखिए यहाँ पे साई का जो ग्राफ है वो कभी भी आर वाले एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि आर वाले एक्सिस को जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन 1s के लिए साई कभी भी 0 नहीं होता है ना, उसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 2s के लिए देखेंगे तो 2s में एक नोड होता है, तो साई जो है एक बार आर वाली एक्सिस को कट करेगा और फिर ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर आप 3s के लिए बनाएंगे तो साई वाला जो ग्राफ है वो आर को 2 बार कट करेगा, एक बार ऊपर से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ये इन्फाइनाइट पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल नोड 1 है, यहाँ पे रेडियल नोड 0 है, यहाँ पे रेडियल नोड 2 है। मतलब जितनी बार नोड आएगा उतनी बार जो आपका साई वाला ग्राफ है वो आर को क्या करेगा, कट करेगा, एस के लिए, ठीक। अब आते हैं 2p के लिए। तो 2p के लिए अगर आप ग्राफ बनाएंगे साई वर्सेस आर, तो 2p कैसा होता है, इस तरीके से होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के पास जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो वहाँ पे साई एकदम क्या होगा, 0 होगा जब आर की वैल्यू 0 होगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे साई की वैल्यू बढ़ती है और फिर वो घटती है, फिर कहाँ चली जाती है, इन्फाइनाइट पे। लेकिन आर को कभी भी टच नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसमें रेडियल नोड क्या है, 0। लेकिन अगर आप 3p के लिए बनाएंगे साई वर्सेस आर, तो क्या होगा, वैसे ही ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन वो एक बार कट करेगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा इन्फाइनाइट पे। एक बार कट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रेडियल नोड निकालिएगा, एक आएगा, ठीक। लेकिन साई का तो कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, सिग्निफिकेंस किसका होता है, साई स्क्वायर का, ठीक है। तो साई स्क्वायर के लिए अगर आप निकालेंगे तो 1s के लिए तो जैसा ग्राफ था वैसे ही बन गया ना, क्योंकि वो आप स्क्वायर करके भी कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 2s के लिए अगर आप करेंगे तो 2s के लिए क्या है कि 2s के लिए अगर आप ऊपर ग्राफ देखिए
तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है। लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वाला पार्ट देखिए, पहले तो पॉजिटिव वाला तो वैसे ही रहा, निगेटिव वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर इस तरीके से 3s में भी वही होगा, ऐसे। ठीक है, 2 बार वो आर को टच कर रहा है। ये जहाँ पे टच कर रहा है वो नोड रेडियल नोड्स हैं, जहाँ पे टच कर रहा है वो क्या है, रेडियल नोड्स हैं। क्लियर। एक और हम लोग ग्राफ बनाते हैं 4π² r² वर्सेस r। ठीक है, आप इसको भी बना लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।